कनाडा के एक हॉस्पिटल में एक इंडियन औरत तड़प रही थी, परवेज कौर ढिल्लन। वो डीप कोमा में थी और अभी तक डॉक्टर्स को नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ। कुछ दिन बाद उसकी डेथ हो गई एंड डॉक्टर्स ने रिपोर्ट में लिखा नेचुरल डेथ। पर क्या ये सही में नेचुरल डेथ थी? सिमिलरली इंडिया में खुशप्रीत की भी सिमिलर तरीके से डेथ हुई और कनाडा में एक और डेथ इसी तरीके से हुई, लेकिन ये सभी डेथ्स आपस में कनेक्टेड थी। और जब इस कनेक्शन का पता चला तो इस केस ने दोनों ही कंट्रीज को शॉक कर दिया था। सो लेट्स गो थ्रू द फ्राइटनिंग डिटेल्स ऑफ दिस केस, द केस ऑफ परवेज, खुशविंदर एंड अदर्स। पंजाब के एक छोटे से पिंड में रहती थी परवेज कौर ढिल्लन, सीधी सिंपल घर संभालने वाली लड़की। उसकी शादी होती है एक इंडो कैनेडियन आदमी से जिसका नाम था सुखविंदर, जिसका कनाडा में यूज्ड कार्स का बिजनेस था। शादी के बाद परवेज की जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। वो इंडिया से कनाडा आ गई थी। कनाडा आने के बाद उसके 2 बच्चे हुए। वो दिन में फैक्ट्री में काम करती और फिर घर आके बच्चों को संभालती। वो इतना काम कर रही थी कि ये थकावट उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। बट शी डिडंट कंप्लेन, शी केप्ट डूइंग फॉर हर फैमिली। फिर एक दिन उसे हल्का सा डिस्कम्फर्ट फील हुआ, बॉडी में धीरे धीरे पेन स्टार्ट हुआ। उसने मेडिसिन ली, उसे लगा कि शायद थकावट की वजह से है, ठीक हो जाएगा। पर ये पेन्स दिन ब दिन बढ़ते गए। एक रात उसकी बॉडी सडनली रिजिड हो गई। वो अजीब से मूवमेंट्स करने लगी, उसके मसल्स टाइट होने लगे, सांस लेने में दिक्कत आने लगी। उसकी बॉडी इतनी अनस्टेबल हो गई कि बिना उसकी मर्जी के उसकी बॉडी फ्लक्चुएट कर रही थी। उसके हस्बैंड ने उसे अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाया। उसकी इस हालत को देखकर डॉक्टर्स भी कंफ्यूजन में थे क्योंकि उनके लिए भी ये सिम्टम्स नए थे। डॉक्टर्स को लगा शायद ये कोई रेयर डिसीज है और उन्होंने इस केस को बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर दिया, पर वहाँ पर भी कोई जवाब नहीं मिला। अगले कुछ दिनों में परवेज के लिए ये दर्द अनबियरेबल हो गया था। वो ना तो ठीक से बोल पा रही थी और ना ही चल पा रही थी। परवेज की बॉडी ने काम करना बंद कर दिया था और वो डीप कोमा में चली गई थी। और इतना सहने के कुछ दिन बाद उसकी डेथ हो गई। आसपास वालों का कहना था कि बेचारी इतना काम करती थी, अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया और शायद कमजोरी की वजह से ऐसा हुआ। और किसी ने भी इस मौत पर सवाल नहीं उठाए। किसी को भी ये डेथ सस्पिशियस नहीं लगी। इस मैटर में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ और इसको एक नेचुरल डेथ मान लिया गया। पर ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई। परवेज की डेथ के कुछ महीनों बाद हजारों किलोमीटर दूर इंडिया में एक और सिमिलर केस हुआ। वहाँ भी एक लड़की की शादी हुई। उसकी नई जिंदगी बस शुरू ही हुई थी कि वो अचानक बीमार हो गई। इस लड़की का नाम था खुशप्रीत कौर। उसे भी बिल्कुल सिमिलर सिम्टम्स हुए, छोटे छोटे क्रैम्प्स जो बाद में बहुत ज्यादा अनबियरेबल हो गए और खुशप्रीत की भी अनएक्सप्लेन्ड डेथ हो गई। इसके बाद एक और लड़की इसी बीमारी का शिकार हुई, सरबजीत कौर, लेकिन उसके सिम्टम्स माइल्ड थे। वो सरवाइव कर गई, लेकिन उसके 2 जुड़वा बच्चे गुरमीत और गुरविंदर सरवाइव नहीं कर पाए और उनकी डेथ हो गई। नाउ बैक टू कनाडा। इस बार शिकार हुआ था रंजीत सिंह खेला। वो अपनी वाइफ के साथ डिनर कर रहा था जब उसे अचानक से वॉमिटिंग आई, जिसके बाद उसकी बॉडी में भी एक्सट्रीम पेन स्टार्ट हो गए। रंजीत की वाइफ उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर गई और वहाँ पर काफी दिनों तक रंजीत दर्द में तड़पता रहा। डॉक्टर्स अपने सारे एफर्ट्स लगाकर भी उसे बचा नहीं पाए। रंजीत की डेथ के बाद पता चला कि उसने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। इस इंश्योरेंस का अमाउंट 2 करोड़ के अराउंड था। रंजीत सिंह खेला के केस में इस इंश्योरेंस की वजह से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई और यहीं से पुलिस को मिला एक ब्रेक थ्रू। ये इंश्योरेंस पॉलिसी कनाडा में बनी थी और रंजीत के मरने से कुछ टाइम पहले ही ये बनवाई गई थी और इस पॉलिसी का बेनिफिशियरी था रंजीत का बिजनेस पार्टनर। और ये इस केस का सबसे शॉकिंग पॉइंट था क्योंकि जनरली लाइफ इंश्योरेंस में बेनिफिशियरी फैमिली का ही कोई मेंबर होता है, लेकिन इसमें बेनिफिशियरी फैमिली नहीं बल्कि उसका बिजनेस पार्टनर था। और जब इस पॉलिसी के इन्वेस्टिगेटर ने रंजीत के बेनिफिशियरी का नाम पढ़ा तो वो हैरान था। ये नाम था सुखविंदर सिंह ढिल्लन, वही जो परवेज का हस्बैंड था। सुखविंदर सिंह ढिल्लन और रंजीत बिजनेस पार्टनर्स थे। करीब 15 साल से ये लोग साथ में काम कर रहे थे। इनका यूज्ड कार का बिजनेस था
सुखविंदर ने रंजीत को ये इंश्योरेंस लेने के लिए कन्विंस किया था। उसने कहा था कि ये इंश्योरेंस हमारे बिजनेस की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। भगवान ना करे कि हमें कुछ हो जाए तो हमें फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलेगी, और इसी प्रिटेक्स्ट पर ये पॉलिसी ली गई। रंजीत को एक मेडिकल इशू था। रंजीत को बैक में प्रॉब्लम्स रहती थी, जिसकी वजह से वो ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाता था। सुखविंदर को पता था कि रंजीत को बैक में प्रॉब्लम रहती है, तो उसने रंजीत को एक मेडिसिन दी और कहा कि इससे तुम्हें बहुत रिलीफ मिलेगा। और इसी मेडिसिन में पॉइजन था, स्ट्रिक्निन, जो कि एक प्लांट बेस्ड पॉइजन है जिसमें स्लो डेथ होती है लेकिन बहुत ही पेनफुल। ये एक ऐसा जहर है जो मसल्स को वायलेंटली कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो इंसान को होश में ही दर्द से तड़पा तड़पा कर मार देता है। जिस इंश्योरेंस के लिए मर्डर किया गया, वही इंश्योरेंस इस इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा रीजन बना। इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम को रिव्यू किया। उन्होंने सुखविंदर के पास्ट रिकॉर्ड्स देखे और तब उन्होंने एक पैटर्न नोटिस किया। सुखविंदर ने परवेज के नाम पर भी इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, और क्योंकि परवेज की डेथ को नेचुरल डेथ मान लिया गया था, तो वहाँ से सुखविंदर ने इंश्योरेंस के लगभग 3 करोड़ कलेक्ट किए। और यहाँ पर भी उसने रंजीत से एक ऐसी इंश्योरेंस पर साइन कराया था जिसका डायरेक्ट फायदा उसे ही मिलना था, और यही इस केस का टर्निंग पॉइंट था। और इसके बाद पुलिस ने काफी कुछ पता लगाया, और यहाँ पर कनाडा और इंडिया के केसेस एक दूसरे से जुड़ने लगे। सुखविंदर ने इंडिया में मल्टीपल मैरिजेस की थी, क्योंकि परवेज की डेथ के टाइम ये पॉइजन वाली बात बाहर नहीं आई, तो सुखविंदर का कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया। इसके बाद वो इंडिया गया और वहाँ पर उसने 3 शादियाँ की। 3 शादियों का मेंशन पुलिस के रिकॉर्ड में है, इससे भी ज्यादा हो सकती हैं। इंडिया में उसकी फर्स्ट वाइफ थी सरबजीत कौर, जिसके 2 जुड़वा बच्चे हुए थे। और ये आदमी इतना ज्यादा क्रूअल था कि इसने सरबजीत और उन दोनों ट्विंस को भी ये जहर दिया। सरबजीत किसी तरह बच गई थी, पर क्योंकि वो जुड़वा बच्चे बहुत ही छोटे थे तो वो नहीं बच पाए, और सरबजीत की फैमिली से इसने अच्छा खासा दहेज लिया था। ये शादी इसने सिर्फ डाउरी के लिए की थी। और इसके बाद सुखविंदर ने तीसरी शादी की खुशविंदर प्रीत कौर से, जिसे सब प्यार से खुशप्रीत बुलाते थे। इस फैमिली को भी सुखविंदर ने कहा कि मेरा कनाडा में कार्स का अच्छा बिजनेस है और मैं खुशप्रीत को बहुत खुश रखूंगा। खुशप्रीत के माता पिता ने इस शादी में खुलकर खर्च किया और सुखविंदर को बहुत सारा कैश और डाउरी दिया। और फिर जब सारा पैसा हाथ आ गया तो सुखविंदर ने खुशप्रीत को भी वही जहर देकर मार डाला। और फिर इसने चौथी शादी की। इस लड़की के पेरेंट्स ने उसके नाम को कॉन्फिडेंशियल रखने को कहा था, और इसीलिए इस नाम को पब्लिक नहीं किया गया। परवेज की डेथ को अभी 17 महीने भी नहीं हुए थे और सुखविंदर ऑलरेडी 3 और शादियां कर चुका था। क्योंकि अब पुलिस को पूरा शक था कि परवेज की डेथ नेचुरल नहीं थी, तो उन्होंने उसकी डेड बॉडी को फिर से टेस्ट किया और उसकी बॉडी में भी सिमिलर पॉइजन मिला। कनाडा की हैमिल्टन पुलिस ने इस केस को सॉल्व करने में काफी एफर्ट्स लगाए। इंडिया में जो डेथ्स हुई थी, उन्होंने उन लड़कियों की फैमिली से भी बात की और सारी इंफॉर्मेशन और एविडेंसेस कलेक्ट किए ताकि सुखविंदर को हार्श पनिशमेंट मिल सके। फाइनली 1997 में पुलिस ने सुखविंदर सिंह ढिल्लन को अरेस्ट किया। उसका ट्रायल लंबा चला। इंडिया से सभी विटनेसेस को बुलाया गया। उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स निकलवाए गए। 2001 में वर्डिक्ट आया। सुखविंदर को फर्स्ट डिग्री मर्डर के लिए गिल्टी पाया गया और उसे 25 साल की लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली। सुखविंदर ने अपनी जिंदगी का बाकी हिस्सा जेल में ही बिताया। उसे कनाडा ओंटारियो की हाई सिक्योरिटी जेल में रखा गया। वो आदमी जो दूसरों की जिंदगियां कंट्रोल करता रहा, उसका अब खुद की जिंदगी पर कोई कंट्रोल नहीं था। और 2013 में उसकी भी अचानक तबीयत खराब हुई। उसे किंगस्टन हॉस्पिटल ले जाया गया, पर उसे किसी ने पॉइजन नहीं दिया था। उसकी डेथ नेचुरल थी, लेकिन वजह थी कैंसर। दूसरों की डेथ को उसने कंट्रोल किया, उसके टाइमिंग डिसाइड किए, लेकिन खुद की डेथ को ना तो वो कंट्रोल कर पाया और ना ही प्रिडिक्ट। वो लोग इसकी वजह से तड़प तड़प कर मरे। उन्हें समझ भी नहीं आया कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। ट्रस्ट, दोस्ती, शादी, ये सभी चीजें इंसान को सेफ फील कराती हैं, लेकिन सुखविंदर ने इन सभी रिश्तों का फायदा उठाया। उसने उन सभी लोगों को मार डाला जो उस पर विश्वास करते थे, उस पैसे के लिए जो उसे कभी मिला नहीं। That's all regarding this case.
एंड आई वंस अगेन रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, अगर आप ट्रू क्राइम केसेस देखते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मैं आपके लिए लाती रहूंगी कुछ ऐसी मिस्टीरियस अनहर्ड कहानियां दुनिया के अलग अलग हिस्सों से, एंड आई विल मेक श्योर they are worth your watch. Okay then, take care. I'll see you in the next one.